तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी जल्दी से अपनी स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, या जिसे बोलते हैं डेटा स्टैटिस्टिक्स, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फटाफट से इसको खत्म करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब क्या है भाई? एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करें, डेटा को कलेक्ट करें भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और लास्ट में क्या दे, रिजल्ट दे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा मेथड क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ये पूरा का पूरा मेथड क्या कहलाएगा दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो देखिए जरा डेफिनेशन क्या लिखी है, स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड बाय विच वी कलेक्ट द डेटा, then analyze the data by applying various statistical techniques। माने कई सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, रिलेटिव चेंजेस निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में ही काउंट होती हैं। एंड एट लास्ट गिव द रिजल्ट अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिजल्ट दे देते हैं। ये पूरा का पूरा मेथड दोस्तों क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, माने कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स का मीन क्या हुआ? सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद प्लस कर मतलब उसके बाद हमें डेटा को क्या करना है? एनालाइज करना है, और लास्ट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्ट देना है। ये पूरा का पूरा मेथड दोस्तों क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये वर्ड आया तो आया कहां से? किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता ये वर्ड आया तो आया कहां से। अलग अलग सजेशंस हैं, अलग अलग राय है लोगों की, लेकिन कंफर्मेशन किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, 1 2 3 किसने बनाया? किसी को नहीं पता। हम कहते हैं 1 2 3 4 दीज आर द नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच आर गिवन बाय द नेचर। अब अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं रोमन लैंग्वेज से आया, हम हिंदुस्तानी कहते हैं ये हिंदू सभ्यता से आया, कुछ लोग कहते हैं कि अलग लैटिन भाषा से आया। तो अलग अलग सजेशंस है, कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सेम वे में ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये आया तो आया कहां से? इसके लिए कुछ सजेशंस है। जैसे ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड स्टेटस से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्टेटस। स्टेटस मत बोलिएगा, स्टेटस से लिया गया है। अच्छा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, याद करिए पास्ता, इटालियन फूड क्या होता है? पास्ता, तो स्टैटिस्टा। ठीक है ना। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। अब देखिए, जिसको जर्मन लैंग्वेज अगर आपने कभी सीखी हो तो जर्मन लैंग्वेज में ज्यादातर वर्ड के लास्ट में के आता है, तो हमें याद रहेगा जर्मन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक। और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू। ठीक है ना। और फ्रेंच वर्ड क्या है? स्टैटिक्यू। लेकिन कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लैटिन वर्ड किससे लिया गया है? स्टेटस से लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं इटालियन वर्ड किससे लिया गया है? स्टैटिस्टा से लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं जर्मन वर्ड किससे लिया गया है? स्टैटिस्टिक से लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंच वर्ड किससे लिया गया है? स्टैटिक्यू से लिया गया है। अब क्या होता है इसमें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है तो ये इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। लैटिन वर्ड स्टैटिस्टा बोल देंगे, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक बोल देंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये कहां से? ये सजेशन याद रखने। कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। लिखा हुआ बट देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट इट। ये नीचे लाइन में लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा आपको। बात समझ में आ गई? तो अलग अलग सजेशंस है, कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स एंशियंट पीरियड माने प्राचीन काल, जब आदि मानव हुआ करते थे तब भी यूज किया जाता था। इन मेडिवल पीरियड, मेडिवल माने मध्यकाल, जब राजा महाराजाओं की रियासतें चलती थी तब भी यूज किया जाता था। और मॉडर्न पीरियड, आज की बात करें तो दुनिया में ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बचा बेटा जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स हैज ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं है, यूनिवर्सल है। दुनिया के हर क्षेत्र में
स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। माने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और लास्ट में रिजल्ट देते हैं। ये ज्यादातर काम दुनिया की हर फील्ड में किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स है ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये बात भी हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बेटा दो सेंस में दी जाती है। पहली सिंगुलर सेंस और दूसरी प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में जो डेफिनेशन थी वैसे ही रहेगी, बस थोड़ा सा एक कहते ना एक बोलने का तरीका चेंज कर दिया। क्या हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड की जगह साइंटिफिक मेथड, माने एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका, एक ऐसी साइंस जिसमें हम क्या करें, किसी डेटा को कलेक्ट करें, फिर एनालाइज करें और कई सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करें और लास्ट में उस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्ट दे दें। तो ये पूरा का पूरा जो विज्ञान है इसे कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए इसमें डेफिनेशन लिखी है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक मेथड बाय विच वी कलेक्ट द डेटा, देन एनालाइज द डेटा by applying various statistical techniques and at last giving the result about the particular subject. So it is also called science of counting. ये सिंगुलर सेंस में बोला जाता है साइंस ऑफ काउंटिंग, या इसे बोला जाता है साइंस ऑफ एवरेजेस। साइंस ऑफ काउंटिंग या इसे बोला जाता है दोस्तों साइंस ऑफ एवरेजेस। अगर बात करें प्लूरल सेंस की, तो प्लूरल सेंस में क्या होता है, डेटा विच इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। वो डेटा जिसमें क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, वो डेटा जिसमें क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, जो कि कलेक्ट किया गया होगा किसके पर्पस से, सिर्फ एनालाइज के पर्पस से। माने प्लूरल सेंस के अंदर हम कभी रिजल्ट नहीं देते और सिंगुलर सेंस के अंदर हम रिजल्ट भी देते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। जैसे आप एक कोई न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज सुनना वो आप डेटा कलेक्ट करो कि मार्केट में चल क्या रहा है, एनालाइज करो क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कोई रिजल्ट दे रहे हो? नहीं। महंगाई बढ़ गई सबको पता है, लेकिन क्या उसके लिए आप अनशन पे बैठ रहे हो? नहीं ना। अगर आप अनशन पे बैठ गए, आपने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया, इसका मतलब आप सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन की बात कर रहे हो। और आप अनशन पे नहीं बैठे, भाई ये तो चलता रहता है, सिर्फ लोगों के बारे मतलब जो डेटा आपने इकट्ठा किया सिर्फ उसे आपने क्या किया, एनालाइज किया। दैट इज नोन टू बी द प्लूरल सेंस डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? देखिए, डेटा विच इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव विच इज कलेक्टेड विद हैविंग अ व्यू ऑफ एनालाइज ओनली, माने इसके अंदर कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दिया जाता। अच्छा, इसमें यहां पे देखिए लिखा हुआ है इकोनॉमेट्रिक्स। ये बेटा क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है। इकोनॉमेट्रिक्स किसकी ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। और इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इकोनॉमिक्स को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? डेटा पे बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, प्रीवियस डेटा पे बेस्ड है। तो अगर आप डेटा की स्टडी करना नहीं जानते तो आप किसी इकोनॉमिक मॉडल को नहीं समझ सकते। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में समझ में आ गया। सिंगुलर सेंस में रिजल्ट दिया जाएगा, प्लूरल सेंस में रिजल्ट कभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं साइंस ऑफ काउंटिंग या साइंस ऑफ एवरेजेस, और प्लूरल सेंस में हम क्या कहते हैं? डेटा विच इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव विच इज कलेक्टेड विद हैविंग अ व्यू ऑफ एनालाइज ओनली, माने इसके अंदर हम रिजल्ट कभी भी नहीं देते। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। लिमिटेशन का मतलब क्या है? ये कह रही है भैया मैं तो बर्बाद हो गई। बर्बाद का मतलब क्या है? मतलब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है बर्बाद होने से बचने के लिए। माने जब कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करने जाएंगे, जब कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करने जाएंगे तो आपको इन तीन बातों को ध्यान रखना है हमेशा। पहली बात ध्यान से देखिए, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट। स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है? हमेशा एग्रीगेट माने ग्रुप के साथ डील करेगा, कभी भी इंडिविजुअल वैल्यू के साथ डील नहीं करेगा। मतलब अगर मैं कहूं, मैं एक गाय का निबंध सुनाने लगूं, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ठीक है ना, इस तरीके से बात करूं, 2 सींग होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर ये क्या मतलब का है? लेकिन अगर वो गाय
जिसके बारे में मैं निबंध सुना रहा था, आपको ऐसे सुना रहा था, अगर वो किसी एग्रीगेट का पार्ट है, माने मैं एनिमल्स की स्टडी कर रहा था, उसमें से मैंने गाय को सिलेक्ट किया, माने वो इंडिविजुअल वैल्यू अगर किसी एग्रीगेट का पार्ट हुई तो वो डेटा कहलाएगा, तो स्टैटिस्टिक्स उसके साथ कंसर्न करेगा, डील करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक इंडिविजुअल वैल्यू है तो स्टैटिस्टिक्स साफ मना कर देता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट, ये हमेशा एग्रीगेट के साथ डील करेगा। इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीगेट। अगर वो इंडिविजुअल वैल्यू किसी एग्रीगेट का पार्ट है तो स्टैटिस्टिक्स डील करेगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल वैल्यू सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू है तो स्टैटिस्टिक्स डील करने से मना कर देता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा ग्रुप के साथ, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ डील करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा। भाई अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन हम कौन से डेटा की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, माने जिसमें क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ईमानदारी तो सभी ईमानदार है भाई, आप भी ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूं। शैतानी की बात करें, आप भी शैतान हो, मैं भी शैतान हूं। और कौन ज्यादा शैतान है ये मार्किंग देना जरूरी है। अगर आप उस क्वालिटी को मार्किंग देख के क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लोगे तो स्टैटिस्टिक डील करेगा। लेकिन अगर सिर्फ वो एक क्वालिटी रही तो स्टैटिस्टिक कहता मैं इसका क्या करूं, मैं गोरा हूं दैट इज माय क्वालिटी, मैं काला हूं दैट इज माय क्वालिटी, मैं सांवला हूं दैट इज माय क्वालिटी, आई एम अ मेल पर्सन दैट इज माय क्वालिटी। तो उसके साथ स्टैटिस्टिक डील करेगा ही नहीं। क्यों करेगा भाई? स्टैटिस्टिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंसर्न होता है? क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर आपको क्वालिटी के साथ डील करना है तो आपको पहले क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? बाय नंबर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो दो लिमिटेशन हो गई। पहली लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट के साथ डील करेगा, कभी भी इंडिविजुअल वैल्यू के साथ डील नहीं करेगा। दूसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स जो कंसर्न होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। ये कभी भी क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील नहीं करता। अगर आपको क्वालिटी के साथ डील करना है तो पहले क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद तीसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज बिल्ड अपॉन रैंडम सैंपलिंग। भाई जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करने के बाद एनालाइज किया और रिजल्ट दे दिया, माने जो हम स्टैटिस्टिकल रिजल्ट दे रहे हैं क्या वो टोटल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होगा? मतलब सर टोटल पॉपुलेशन, मान लीजिए मैंने अपने घर के आसपास के एरिया के लोगों की इनकम का डेटा इकट्ठा किया और मैंने कहा इंडिया में हर कोई इतना पैसा कमा रहा है, क्या कहोगे? गलत। आप जो भी रिजल्ट देते हो, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देते हो, वो हमेशा सैंपलिंग के बिहाफ पे देते हो। कौन सी सैंपलिंग? रैंडम सैंपलिंग के बिहाफ पे। तो जब कभी भी आप रैंडम सैंपलिंग का यूज करेंगे, माने जो भी रिजल्ट आप दे रहे हो वो किसी एक सैंपल का है। भैया आप दुकान पे गए तो आप क्या कहते हो? भैया सैंपल दिखाना जरा। अगर सैंपल खराब तो आप क्या कहते हो? पूरी लॉट खराब होगी भाई। और सैंपल ठीक तो पूरी लॉट भी ठीक। माने जितने भी स्टैटिस्टिक के रिजल्ट आते हैं वो सब के सब रैंडम सैंपलिंग पे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? रैंडम सैंपलिंग पे। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, हमें ये सोच के रखना पड़ेगा कि जितने भी रैंडम सैंपलिंग के रूल्स है उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने रैंडम सैंपलिंग के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, या जो भी बंदा रिजल्ट दे रहा है उसने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया होगा, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा? गलत होगा। और क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज बिल्ड अपॉन रैंडम सैंपलिंग, सो द रूल्स ऑफ द रैंडम सैंपलिंग मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी एररस। एररस माने गलत होगा। तो तीन बेसिकली लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट के साथ डील करता है। दूसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कंसर्न करता है। तीसरी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो होता है वो किस पे बना होता है? रैंडम सैंपलिंग पे। तो हमें रैंडम सैंपलिंग के रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद
बात करते हैं डेटा की, तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज द इंफॉर्मेशन। भाई अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड बाय विच वी कलेक्ट द डेटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। तो डेटा इज द इंफॉर्मेशन। डेटा इज द इंफॉर्मेशन माने एक जानकारी। डेटा इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहां लिख लीजिए ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, माने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है, दैट इज नोन टू बी द डेटा। वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। डेटा को इंटरनली, देखो डेटा का डिवीजन बेसिकली हम दो पार्ट से कर सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। ऐसे ही डेटा को एक्सटर्नली भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी डेटा और एक है सेकेंडरी डेटा। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डेटा की, तो वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जो ऑन रेस्पेक्ट या इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी इकट्ठी की गई है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कितने मेल्स है और कितनी फीमेल्स है, ये क्वालिटी के ऊपर डेटा इकट्ठा हुआ। या हमारे हिंदुस्तान में जाति वाइज माने कास्ट वाइज कितने कितने लोग हैं, या रिलीजन वाइज कितने कितने लोग हैं, तो क्या हो गया? क्वालिटी के बिहाफ पे डेटा इकट्ठा किया गया। तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है ना। और वो डेटा जो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इकट्ठा किया जाए, उसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को बेटा हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट। और क्वांटिटेटिव डेटा को हम बोलते हैं दोस्तों वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे द जेंडर ऑफ अ बेबी इज एन एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। द कलर ऑफ अ फ्लावर इज एन एट्रीब्यूट। आई एम अ टीचर, दैट इज माई एट्रीब्यूट, ठीक है ना। आई एम अ टीचर विद हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। ये क्वांटिटी भी हुई, ये क्वालिटी भी हुई। क्यों क्वांटिटी कैसे हो गई? क्योंकि 18 साल आ गए। 18 क्या है? क्वांटिटी है। तो वो डेटा जो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इकट्ठा किया जाएगा, उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। वो डेटा जो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी या एट्रीब्यूट के रिस्पेक्ट में इकट्ठा किया जाएगा, उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को बोलते हैं एट्रीब्यूट, क्वांटिटेटिव डेटा को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो वेरी करने में क्या हो? एबल हो, माने जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन चेंज होगी, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल, माने जो वेरी करने में एबल हो। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी हमेशा वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है? वेरी करती है। जैसे मेरी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग है, मेरी एज अलग है, आपकी एज अलग है, ठीक है ना। मेरा कलर अलग है, आपका कलर अलग है। तो ये क्या हो गई? क्वांटिटी वाली बात हो गई। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी को स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक तो है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक तो है डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहेंगे? वो वेरिएबल जो इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, माने जिसे इंटरवल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं कहूं एज ऑफ 20 पर्सन्स इन अ ग्रुप, अब इसको मुझे एज ऑफ अ पर्सन मानना, एज ऑफ अ पर्सन माने एज ऑफ माई एज। मेरी एज कितनी होगी? मेरी एज कितनी होगी? जो भी एज है एक सिंगल वैल्यू है, क्या मुझे उसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है? नहीं है। तो कैसा हुआ? एक डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। और जो चीज इंटरवल में रिप्रेजेंट करना आपकी मजबूरी है, जैसे मैं कहूं वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, अब किसी वेजेस कुछ होंगे, किसी के वेजेस कुछ होंगे, या एजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, तब भी आप क्या करोगे? इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि वर्कर्स भी बहुत ज्यादा है और एज क्या करती है? वेरी करती है। किसी की एज 16 साल 7 महीने 3 दिन होगी, किसी की एज 16 साल 6 महीने 3 दिन होगी। तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो जो डेटा इंटरवल की फॉर्म में नहीं रखा जाएगा, उसे बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब बेसिकली अलग अलग वैल्यूज से, सेपरेट वैल्यूज से होता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जहां डेटा क्या हो, इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बात समझ में आ गई?
तो इन डेटा को इंटरनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो। कौन कौन सा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और क्वांटिटेटिव डेटा को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। वो वेरिएबल जो इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जो इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, प्राइमरी डेटा, डेटा को एक्सटर्नली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर, माने जो डेटा कलेक्ट करने गया, वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इकट्ठा किसी ने किया, यूज किसी और ने किया, तो दूसरे के लिए क्या हो गया? ये सेकेंडरी डेटा। वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इकट्ठा किसी ने किया, यूज किसी और ने किया, दैट इज नोन टू बी द सेकेंडरी डेटा। जैसे हम जो न्यूज सुनते हैं, दीज आर द सेकेंडरी डेटा फॉर अस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा की। भाई सेकेंडरी डेटा तो हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डेटा हमेशा कौन सा कलेक्ट किया जाएगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के चार तरीके होते हैं। पहला तरीका है जो है वो है बेटा जी इंटरव्यू मेथड। ये पहला तरीका है। इंटरव्यू मेथड को अगेन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड का मतलब वो इंटरव्यू मेथड जिसमें रेस्पोंडेंट के पास हम डायरेक्टली जाएंगे। रेस्पोंडेंट का मतलब जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देगा, और इन्यूमरेटर का मतलब, इन्वेस्टिगेटर का मतलब जो डेटा इकट्ठा करने जाएगा। तो इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड के अंदर हम रेस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली जाएंगे, पर्सनली उससे मिलेंगे और सारा डेटा कलेक्ट करके आ जाएंगे। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी लेकिन इसकी कवरेज बहुत कम होगी। दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, वो मेथड जिसमें रेस्पोंडेंट तक डायरेक्टली पहुंचना पॉसिबल ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक्यूरेसी क्या होगी? कम होगी, और इसकी कवरेज भी कम ही होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोरोना फैल, जैसे कोरोना की बात हुई थी, कोरोना के टाइम की बात करें, तो जिनको कोरोना हो गया था हम उनसे डायरेक्टली मीटिंग तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां वो जहां पे एडमिट थे उस हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछ रहे थे क्या स्थिति है भाई। दैट इज नोन टू बी द इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। तीसरा टेलीफोनिक मेथड, जहां पे हम रेस्पोंडेंट से ऑन द फोन बात करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो फोन पे इकट्ठी कर लेंगे। जैसे आपके पास कस्टमर केयर के फोन, मतलब बहुत सारी कंपनीज के फोन आते हैं, दैट इज नोन टू बी द टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। इसकी कवरेज कैसी होगी? बहुत ज्यादा। इन तीनों में सबसे ज्यादा कवरेज इसी की होगी। एक्यूरेसी कैसी होगी? बहुत कम। एक्यूरेसी कैसी होगी? बहुत कम। लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेस क्या होंगे? हाई होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कंपनी का फोन देख के क्या कर देते? काट देते हैं। तो अगर इसमें बात करूं 100% एक्यूरेसी किसमें होगी? पर्सनल में। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट किसका यूज करेंगे? इनडायरेक्ट का। वाइड कवरेज किसकी होगी? वाइड कवरेज किसकी होगी? टेलीफोनिक की। अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेस हाई किसमें होंगे? टेलीफोनिक में। लेस एक्यूरेसी किसमें होगी? टेलीफोनिक में। टॉक ऑन द फोन किसमें होगा? टेलीफोनिक में। एवरेज एक्यूरेसी किसमें होगी? इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन सारे के सारे ऑप्शन में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको सिंपल से वे में करा दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दूसरे मेथड की जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जब कभी आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी टूल का यूज करेंगे। जैसे बीपी नापना, आपने देखा होगा जगह जगह ब्लड प्रेशर कैंप लगे होते हैं, शुगर कैंप लगे होते हैं, तो वो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी डेटा कलेक्ट होगा बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट और टूल, देन वी यूज अ मेथड विच इज नोन टू बी द ऑब्जर्वेशन मेथड। बात समझ में आ गई? तीसरा है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का मतलब होता है बेटा जी ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्वेश्चन। तो जहां बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे जो कि आपको क्या किए गए होंगे? मेल किए होंगे। माने जैसे आपके मेल आईडी भी देखा होगा आपने, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की क्या आती है? मेल आती है। वो आपको क्वेश्चंस देते हैं और कहते हैं इसको फिल करके भेजिए और आप जीत सकते हैं एक आईफोन। तो क्या करते हैं? लालच दे रहे हैं कि आप डेटा उन्हें खुद कलेक्ट करके दे दें। तो मेल क्वेश्चन मेथड
क्या होता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको डायरेक्ट मेल किया जाता है, आपको उसको फिल करके सबमिट करना होता है, ठीक है ना। अब इसकी कवरेज कैसी होगी? हाईएस्ट, हाईएस्ट कवरेज होगी, हाईएस्ट। अच्छा, अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेस कैसे होंगे? मैक्सिमम, क्योंकि आप लोग मेल का रिवर्ट नहीं करते। अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेस कैसे होंगे? मैक्सिमम। एक्यूरेसी कैसी होगी? बहुत कम, ना के बराबर। तो जरा देखिए, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ क्वेश्चन बी आस्क्ड एंड आंसर बाय द रेस्पोंडेंट एंड फॉरवर्डेड। वाइडेस्ट कवरेज, मेल क्वेश्चनर मेथड। अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेस इज मैक्सिमम, मेल क्वेश्चनर मेथड। एंड लीस्ट एक्यूरेसी, मेल क्वेश्चनर मेथड। बात समझ में आ गई। चौथा, क्वेश्चनर फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर, जिसे बोलते हैं सर्वेयर मेथड। सेंसस रिपोर्ट के लिए, जनसंख्या गणना के लिए, जैसे आपके पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं, टूथपेस्ट बेचने वाले आते हैं, ठीक है ना, या कोई डिटर्जेंट बेचने वाला आता है, या कोई डेमो दिखाने आता है, तो क्या करता है, वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछता जाता है, खुद ही आंसर लिखता जाता है, खुद ही जाके कंपनी में जमा कर देता है। दैट इज नोन टू बी द क्वेश्चनर फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। तो डेटा को कलेक्ट करने के बेसिकली चार तरीके। पहला, इंटरव्यू मेथड। दूसरा, ऑब्जर्वेशन मेथड। तीसरा, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। चौथा, क्वेश्चनर फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, डेटा क्या होता है ये पढ़ लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब जो डेटा कलेक्ट होके आया उसकी क्या करेंगे? हम स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का सेंस माने रीचेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीचेकिंग करेंगे। जो डेटा कलेक्ट होके आया उसे क्या करना पड़ेगा? रीचेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो भी पर्सन रीचेकिंग कर रहा है दोस्तों, जो भी डेटा की स्क्रूटनी कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए? होशियार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होशियार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, पेशेंस से काम करे। क्योंकि अगर उसने रीचेकिंग में गलती कर दी तो आप चाहे कितना ही एनालाइज कर लो, कितना ही रिजल्ट दे दो, जितने भी रिजल्ट आएंगे सब गलत आएंगे। तो जो भी पर्सन स्क्रूटनी कर रहा है, जो भी स्टैटिशियन स्क्रूटनी कर रहा है, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, ही हैव सम पेशेंस। कोई भी हार्ड और फास्ट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो रीचेकर मस्ट बी एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट एंड हैव सम पेशेंस व्हाइल स्क्रूटिनाइजिंग द डेटा। बात समझ में आ गई। इसके बाद नो हार्ड एंड फास्ट रूल मस्ट अप्लाइड, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। व्हेन टू और मोर रिलेटेड सीरीज आर गिवन देन टू रीचेक द डेटा वी यूज इंटरनल कंसिस्टेंसी। मतलब जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी होती है जिनका आपस में कोई कनेक्शन है, तो स्क्रूटनी करते समय हम क्या करते हैं, अपने पास से अगर कोई एरर दिखती भी है तो अपने पास से क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो हमें पता होता है कि यहां क्या लिखना चाहिए, हम अपने पास से सही करके, कौन जाएगा पब्लिकेशन हाउस जाके बात करेगा, भैया बुक में गलती है तुम्हारी, मैंने पैसे दिए, वो कहेगा भाई अपने पास से ही सही कर लेते। तो कभी कभी क्या होता है कि डेटा की स्क्रूटनी करते समय दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी होती है जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो उस कंडीशन में डेटा को रीचेक करते समय हम किसका यूज करते हैं? इंटरनल कंसिस्टेंसी, माने अपने पास से ही सही कर देते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। भाई डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा क्या होता है ये पता लग गया, डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद डेटा की स्क्रूटनी हो गई। अब डेटा को क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा। तो डेटा को बेसिकली चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है टाइम सीरीज या क्रोनोलॉजिकल डेटा, दूसरा है ज्योग्राफिकल या स्पाइशियल डेटा, तीसरा है क्वांटिटेटिव डेटा और चौथा है क्वालिटेटिव डेटा। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। टाइम सीरीज या क्रोनोलॉजिकल डेटा, वो डेटा जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इकट्ठा किया जाएगा उसे बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। या क्रोनोलॉजिकल डेटा, वो डेटा जो विद रिस्पेक्ट टू रीजन वाइज इकट्ठा किया जाएगा, या ज्योग्राफी वाइज या एरिया वाइज इकट्ठा किया जाएगा, उसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल या स्पाइशियल डेटा। ये दोनों के दोनों डेटा क्या होते हैं बेटा जी? नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। ये दोनों के दोनों डेटा कैसे होते हैं बेटा जी? नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। मतलब अगर मैं टाइम लिमिट लिख दूं, यहां लिखूं टाइम और यहां लिखूं नंबर ऑफ सीए, ठीक है ना, 1994 और 1995, ठीक है ना, यहां 5 और यहां 10, तो ये इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो ना है कि 1994 5 टाइम्स ऑकर हो रहा है ना, 1994 में 5 सीए थे, ये कहना चाह रहा है। तो ये दोनों डेटा जो होते हैं वो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं, जबकि ये दोनों डेटा जो होते हैं ये हमेशा फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात?
तो टाइम सीरीज डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा ये दोनों नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा ये दोनों फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने की। भाई डेटा कलेक्ट हो, डेटा क्या होता है ये समझ में आ गया। डेटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डेटा को इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्वालिटेटिव डेटा और एक क्वांटिटेटिव डेटा। डेटा को एक्सटर्नली भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के चार तरीके, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, मेल क्वेश्चन मेथड एंड क्वेश्चन फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इसके बाद डेटा की हमने स्क्रूटनी कर ली। डेटा को स्क्रूटनी करते समय जो भी पर्सन स्क्रूटनी कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो सब पेशेंस से काम करे। इसके बाद डेटा को स्क्रूटनी करने के बाद डेटा को हमने क्लासिफाई कर दिया चार तरीकों से, टाइम सीरीज डेटा, ज्योग्राफिकल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेटा को क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। डेटा को क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तीन तरीकों से हो सकती है। पहला टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा टैबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के अंदर डेटा को पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट क्या है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। पुलिस वाले की एफआईआर क्या है, एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। जब डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो डेटा का प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन का बेसिकली यूज किया जाता है फॉर कंपैरिजन पर्पस। कंपैरिजन पर्पस से हम टैबुलर प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जब कभी भी डेटा को बाय यूजिंग अ डायग्राम प्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली यूज किया जाता है बेटा जी हिडन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू डिफाइन हिडन ट्रेंड। हिडन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन जो माना जाता है वो माना जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा हम किसका यूज करते हैं, हमेशा टैबुलर प्रेजेंटेशन का। और टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की बात करें, ये मोनोटोनस होता है, लेबोरियस होता है, बहुत पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मजबूरी ही होगी तभी हम टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, नहीं तो हम टेबल प्रेजेंटेशन से या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से किसी को भी आसानी से अपनी बात को समझा सकते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। पहले बनेगा डेटा पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ में, उससे बनेगी टेबल और टेबल से बनेगा डायग्राम। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब टेबल की बात करें तो बेटा जी टेबल के होते हैं बेसिकली 5 मेन पार्ट। टेबल के कितने पार्ट होते हैं, 5 होते हैं। सबसे ऊपर टॉप में आता है हेड नोट। यहां जैसे टेबल आप बनाते हो तो यहां लिखते हो भाई बैलेंस शीट है ये, फाइनल अकाउंट है ये, तो हेड नोट डालते हो। इसके बाद मैंने जो टेबल बनाई, ये टेबल एक वेल बैलेंस टेबल बनाई। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें बोलते हैं बेटा रोज। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाएंगी रोज, और ये जो वर्टिकली है इन्हें बोलेंगे कॉलम्स। क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे। कॉलम या सब कॉलम, कॉलम या सब कॉलम। यहां लिख दिया मान लीजिए फैक्ट्री, यहां लिख दिया वर्कर्स, यहां लिख दिया एफ, यहां लिख दिया एम, तो ये टेबल बन गई। यहां लिख दिया ए बी सी, ठीक है ना। यहां लिख दिया 5 8 3 9 6 4, ये एक टेबल बन गई। अब टेबल में सबसे ऊपर ये किस चीज का डेटा है, तो हेड नोट डालना पड़ेगा आपको। सबसे ऊपर हेड नोट पड़ता है। इसके बाद टेबल का वो पार्ट जिसमें कॉलम और सब कॉलम की डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बॉक्स हेड। क्या कहलाएगा, बॉक्स हेड। जिसमें कॉलम्स और सब कॉलम्स की डिस्क्रिप्शन आती है उसे बोलते हैं बॉक्स हेड। बेटा ये जो कॉलम और सब कॉलम है, कॉलम को बोला जाता है बेटा कैप्शन और रोज को बोला जाता है बेटा स्टब। तो टेबल के अभी तक 4 पार्ट हो गए। पहला हेड नोट, दूसरा बॉक्स हेड, तीसरा कैप्शन, चौथा स्टब। और टेबल का वो पार्ट जिसमें न्यूमेरिकल फिगर आएगी बेटा उसे बोलेंगे बॉडी ऑफ द टेबल। पूरी जान ही टेबल की यही है, बॉडी ऑफ द टेबल। तो टेबल के 5 पार्ट होते हैं। पहला हेड नोट, दूसरा बॉक्स हेड, तीसरा कैप्शन, चौथा स्टब, 5वां
बॉडी ऑफ द टेबल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सोर्स नोट आता है। सोर्स नोट का मतलब ये डेटा मिला तो मिला कहां से, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द, इट इज नॉट द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द टेबल। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाए। सोर्स नोट कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं रिप्रेजेंट नहीं भी किया जाता। इसके बाद आता है बेटा जी फुट नोट। फुट नोट में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। माने जैसे मैंने एफ लिख दिया तो मैं यहां बता दूंगा एफ का मतलब फीमेल से है, एम का मतलब मेल से है। माने फुट नोट, माने फुट का मतलब बिल्कुल पैरों में, माने सबसे बॉटम में लिखा जाता है। हम यहां पे फुट नोट में वी गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट फॉर्म एंड फुट नोट इज ऑलवेज शोन इन द बॉटम ऑफ द टेबल। बात समझ में आ गई? तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें, पहला लाइन डायग्राम, दूसरा बार डायग्राम, तीसरा पाई चार्ट, चौथा ओजाइप, पांचवा हिस्टोग्राम, छठा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और सातवां फ्रीक्वेंसी कर्व। बस इतना सा पार्ट और रह गया, बाकी ये थ्योरी का चैप्टर खत्म हो चुका है। आप सोचो कितना इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लाइन डायग्राम की। लाइन डायग्राम जो बनाया जाएगा बेटा वो हमेशा किसके लिए बनाया जाएगा, टाइम सीरीज डेटा के लिए। लाइन डायग्राम जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, टाइम सीरीज डेटा के लिए बनाया जाता है। बाकी किसी और डेटा के लिए लाइन डायग्राम को नहीं ड्रॉ किया जाता। ठीक है ना, लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए यहां ईयर है, यहां नंबर ऑफ या प्रोडक्शन इन किलोग्राम, प्रोडक्शन इन किलोग्राम। मान लीजिए 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, ठीक है ना, 55, 85, 62, 59 और 63, मान लीजिए ये डेटा है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम टी पे ये इसको वाई दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी तो कह नहीं सकते। इस टाइम पॉइंट टी पे हम इस वाई को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे ये प्लॉटिंग करी गई है, यहां पे आ जाएगा टाइम और यहां आ जाएगा वाई। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और पॉइंट के बाद इनको क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिला देंगे। तो ये जो डायग्राम बना दोस्तों, इसे बोलेंगे लाइन डायग्राम। इसे क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम। लिखा हुआ है इन लाइन डायग्राम वी प्लॉट वाई टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट टी, देन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाय यूजिंग लाइन सेगमेंट। और जो डायग्राम बना उसे हम बोलेंगे दोस्तों लाइन डायग्राम। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, व्हेन टू और मोर सीरीज आर गिवन, जब आपको कभी भी दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन हो जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, विच हैव सेम यूनिट, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी जो डेटा दिया, प्रोडक्शन जो था वो किलोग्राम में था, वो प्रोडक्शन ऑफ राइस था किलोग्राम में। ठीक है ना, अच्छा, इसके साथ में अगर मान लीजिए डेटा और होता प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का, विच इज ऑल्सो इन किलोग्राम, तो हम क्या करते, एक ही डायग्राम पे दो लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देते, तो वहां पे क्या बनेगा, मल्टीपल लाइन डायग्राम बनेगा। तो जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी होंगी जिनकी यूनिट सेम है, तो उस कंडीशन में हम मल्टीपल लाइन डायग्राम बनाते हैं। और अगर यूनिट डिफरेंट हो गई, अगर यूनिट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। यूनिट डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये प्रोडक्शन इन राइस है और यहां मैं आपको दे देता नंबर ऑफ सीए 5832, जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहां कह देता नंबर ऑफ सीए 58692। क्या इन दोनों डेटा के लिए आप एक टेबल बनाओगे? नहीं, अलग अलग बनाओगे। तो उस कंडीशन में मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम का यूज किया जाता है। अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी है जिनकी यूनिट सेम है, तो मल्टीपल लाइन डायग्राम। यूनिट डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद लिखा हुआ है इफ देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, अगर आपकी बहुत ज्यादा डेटा में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, y की जगह log y का यूज करेंगे। भाई देखिए ना, log का काम क्या है, हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाना log का काम है। ये उसका अधिकार है, ये उसका कर्तव्य है। अधिकार नहीं, उसका कर्तव्य है। तो अगर हमें लग जाए डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, कोरोना के टाइम की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च,
और नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट, इसकी बात करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। 58, ठीक है ना, जनवरी में 58 ही थे, फरवरी में 22,000 और मार्च में 3,86,470। क्या इस डेटा के लिए, क्या इस डेटा के लिए आप लाइन डायग्राम बना पाओगे? नहीं बना सकते, क्योंकि जनवरी में 58 कैसे ढूंढोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो y है ना, ये y, इसकी जगह हम यहां निकाल लेते हैं log y और हम डायग्राम प्लॉट कर देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, मिला देते हैं, लाइन सेगमेंट बन जाता है, मतलब लाइन डायग्राम बन जाता है। लेकिन तब जो लाइन डायग्राम बना उसे लाइन डायग्राम ना बोल के उसे बोलते हैं लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। उसे क्या बोलते हैं? लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। तो ये लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द डेटा देन वी यूज log y इंस्टेड ऑफ y, देन द डायग्राम इज नोन एज रेशो चार्ट और है, यहां पे ऑफ नहीं है, और लॉगरिथम चार्ट। बात समझ में आ गई? ये हम पढ़ चुके हैं। व्हेन टू और मोर सीरीज आर गिवन देन वी यूज मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम व्हेन दीज हैव डिफरेंट यूनिट। अगर सेम यूनिट होगी तो मल्टीपल लाइन डायग्राम बनेगा, डिफरेंट यूनिट होगी तो मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम बनेगा। बहुत ज्यादा डेटा में फ्लक्चुएशन होगी तो y की जगह log y का यूज करेंगे और तब जो डायग्राम बनेगा उसे बोलेंगे लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा है बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। वर्टिकल बार डायग्राम में इसमें जो बार्स बने होते हैं बेटा वो एक दूसरे से सेपरेटेड इस तरीके से बने होते हैं। ये एक वर्टिकल बार डायग्राम है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, इसमें हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, ठीक है ना। तो जब कभी बार को वर्टिकली बनाएंगे और एक दूसरे से सेपरेटेड बनाएंगे तो कहलाएगा वर्टिकल बार डायग्राम। वर्टिकल बार डायग्राम जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है टाइम सीरीज डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। किसके लिए बनाया जाएगा? टाइम सीरीज डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। जबकि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम जो बनाया जाएगा वो ज्योग्राफिकल और क्वालिटेटिव डेटा के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं पूछूं बार डायग्राम कितने एक्सिस पे बनता है, देखिए ना कितनी एक्सिस पे बना, 2 एक्सिस पे, तो इसलिए ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इन बार डायग्राम बार्स आर सेपरेटेड एंड इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब फिर वही वाली बात, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज अगर गिवन होंगी जिनकी यूनिट सेम है तो क्या करेंगे? जैसे लाइन डायग्राम में कर रहे थे, अगर यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन बार डायग्राम, और यूनिट डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सिस बार डायग्राम, बिल्कुल सेम रेस्पेक्ट में जैसे लाइन डायग्राम चल रहा था। तो यहां लिखा होगा मल्टीपल बार चार्ट, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया इसमें, ये कुछ इस तरीके से, इसके साथ में एक यहां पे डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, ये आगे बढ़ा दीजिए इसको। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। यहां पे एक ही एक्सिस पे हमने 2 डेटा को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तीसरा पाई चार्ट। अब ये सर पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं और इसमें एंगल को प्लॉट करते हैं। जैसे ये एक पाई चार्ट बना रखा है और हर एक पार्ट 20% के बराबर है, ये भी 20%, ये भी 20%, ये भी 20%, ये भी 20%, ये भी 20%। मैं परसेंटेज बोल रहा हूं, एंगल नहीं बोल रहा हूं, मैं परसेंटेज बोल रहा हूं। अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो अगर मैं कहूं ये कितने पार्ट है? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। अगर पांचों पार्ट को इक्वल मान लो फिगर के रेस्पेक्ट में, अभी तो फिगर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो हर एक एंगल कितना होगा? माने आप 360 डिग्री को डिवाइड बाय 5 कर दोगे, माने हर एक एंगल बनेगा 72 डिग्री का। कितने डिग्री का? 72 डिग्री का। इस कंडीशन में बात समझ में आ गई। लेकिन अब अगर आपको डेटा दे रखा हो तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जैसे किलोग्राम बना, माने 180 किलोग्राम को 180 किलोग्राम को आपको डिवाइड करना है 360 डिग्री में। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिवाइड बाय 180, माने कितने की वैल्यू होगी? 2 डिग्री की वैल्यू होगी। तो कॉमोडिटी ए का एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का। कॉमोडिटी बी का एंगल कितना बनेगा? 40 डिग्री का।
कॉमोडिटी सी का एंगल कितना बनेगा 100 डिग्री का, कॉमोडिटी डी का एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का, कॉमोडिटी ई का एंगल कितना बनेगा 100 डिग्री का। बस बना दीजिए। यहां पे आपने सेंटर पॉइंट लिया, ये यहां पे लाइन खींची और सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। इसके बाद 40 का, तो 60 प्लस 40 100, मतलब मोटा मोटा यहां पे आएगा, ये 40 डिग्री का एंगल बना। ये कॉमोडिटी बी को शो कर रहा है 100, माने मोटा मोटा यहां पे आएगा, तो ये हो गया 100 डिग्री का एंगल। ये सी को शो कर रहा है 60, माने मोटा मोटा यहां पे आएगा 60, ठीक है ना। और ये बचा एंगल कितना हो गया 100 डिग्री का। ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ये जो डायग्राम बना इसे हम बोलेंगे दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो वन डायमेंशनल फिगर मानी जाती है। पाई चार्ट जो होता है वो वन डायमेंशन, हालांकि होती है टू डायमेंशनल है, लेकिन इसे वन डायमेंशनल फिगर इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजाइव, ओजाइव जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माने फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलिए, तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी दैट इज नोन टू बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। माने वो ग्राफ जो ऑन बिहाफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया जाएगा उसे बोलेंगे ओजाइव। दो टाइप के ओजाइव बन सकते हैं, एक तो लेस देन ओजाइव, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके जा रहा है। ये जो ग्राफ बना दैट इज नोन टू बी द लेस देन ओजाइव, और ये जो ग्राफ बना दैट इज नोन टू बी द मोर देन ओजाइव। ये दोनों ओजाइव एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे, मीडियन कॉमा n/2 पे। माने इसके अबएक्सिसा वाली वैल्यू, इसकी अबएक्सिसा वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, मीडियन, और इसके ऑर्डिनेट वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, n/2। ठीक है ना। ओजाइव के थ्रू आप सभी पार्टीशन वैल्यू को भी पता कर सकते हैं, चाहे वो मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो। ओजाइव जो बनाया जाता है हमेशा याद रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे बनाया जाता है। दोनों ओजाइव एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे, मीडियन कॉमा n/2 पे। और ओजाइव का यूज हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन में बनाया जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में ऐसे ओजाइव बने होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये ग्राफ बना होता है, ये ऐसे करके, और यहां विकेट टेकिंग दिखाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक ओजाइव है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाता है। इसके बाद बात करें हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम को हम दोस्तों एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम में कुछ बार्स जो बनते हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट इस तरीके से बनते हैं। ये एक दूसरे से एडजेसेंट बार बनाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम बना दैट इज नोन टू बी द हिस्टोग्राम। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में यही फर्क है, उसमें बार जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड बने होते हैं, इसमें एक दूसरे से एडजेसेंट बने होते हैं। ठीक है ना। इसमें इन सभी बार की विड्थ कैसी होगी, इक्वल, लेकिन लेंथ क्या करेगी, वेरी करेगी। इन सभी बार की विड्थ कैसी होगी, इक्वल, लेकिन लेंथ क्या करेगी, वेरी करेगी। अच्छा, हिस्टोग्राम के थ्रू हम एक सेंट्रल वैल्यू पता कर सकते हैं जिसे बोलते हैं मॉड। जिसे क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है ना। इसमें एक चीज और, यहां पे एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूं, ये। ठीक है ना। अब मुझे अगर हिस्टोग्राम के थ्रू मॉड निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े बार के एच को इसको इसके एडजेसेंट एच से मिला देते हैं डायगनली, ये। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सीधे स्ट्रेट लाइन से डाला तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। ठीक है ना। हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, माने ये फ्रीक्वेंसी पे ही बनाया जाएगा, ओजाइव बनाया जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। बार्स आर ड्रॉन विच आर ऑफ इक्वल विड्थ बट डिफरेंट इन लेंथ एंड दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बात समझ में आ गई। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल मस्ट बी यूनिफॉर्म, माने ये विड्थ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये विड्थ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। With the help of the histogram we can find mod। मैंने आपको बता दिया mod कैसे फाइंड किया जाता है। हिस्टोग्राम इज अ टू डायमेंशनल फिगर, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आता है बेटा जहां पे हिस्टोग्राम में विड्थ इक्वल ना हो, माने क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म ना हो, तब क्या करेंगे। अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है, विड्थ बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी
अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। अगर आपका क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म ना हो, जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 15, 15 to 18, 18 to 40, और यहां फ्रीक्वेंसी दे दी 3, 8, 12, 10 मान लीजिए, और मैंने आपसे कहा हिस्टोग्राम बनाओ। आप कहोगे सर नहीं बन सकता, क्यों सर? इंटरवल इक्वल नहीं है। जब इंटरवल इक्वल नहीं है तो हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे नहीं मतलब, मुझे तो बना के दिखाओ। तो अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उस कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी को कट कर दीजिए और यहां निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, माने 3/10.3, 8/5 1.6, 12/3 4, 10/12, जो भी पॉइंट्स में वैल्यू निकल के आए। और अब आप हिस्टोग्राम बना दीजिए। आप कहेंगे सर अभी भी तो विड्थ इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल है कि अगर हिस्टोग्राम में, वैसे तो हिस्टोग्राम में हमेशा विड्थ क्या होनी चाहिए, सभी बार्स की इक्वल होनी चाहिए, लेंथ क्या करनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है तो उस कंडीशन में हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे? फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करके। बात समझ में आ गई? अच्छा, हिस्टोग्राम के थ्रू हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, इनके मिड पॉइंट को जोड़ लीजिए, सभी को, इनके मिड पॉइंट को सभी को जोड़ दीजिए, तो ये जो डायग्राम बना दैट इज नोन टू बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। याद रखिएगा, पॉलीगन है तो क्लोज होना चाहिए, पॉलीगन है तो क्लोज होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, quadrilateral is a polygon which have 4 sides, pentagon is a polygon which have 5 sides, hexagon is a polygon which have 6 sides। तो क्लोज होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हिस्टोग्राम के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो। कैसे? इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्व की। फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें तो 4 तरीके के कर्व होते हैं दोस्तों। पहला होता है बेल शेप्ड कर्व, दूसरा होता है यू शेप्ड कर्व, तीसरा होता है जे शेप्ड कर्व, और चौथा होता है मिक्स शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व को नॉर्मल कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोला जाता है। बेल शेप्ड कर्व को नॉर्मल कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोला जाता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ बेल, एक घंटी की तरीके से दिखाई देता है। हमेशा याद रखिएगा, इसके ये जो एजेस है, कर्व है, कर्व हमेशा ओपन होता है, पॉलीगन हमेशा क्लोज होता है। तो इसके जो एजेस हैं ये कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करेंगे, लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ बेल। दूसरा है यू शेप्ड कर्व, लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ यू। तीसरा है जे शेप्ड कर्व, लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक जे। मिक्स शेप कर्व, इसको छोड़ के बाकी सारे कर्व क्या कहलाएंगे? मिक्स शेप कर्व कहलाएंगे दोस्तों। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसमें एक चीज और रह गई दोस्तों, बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम ये रह गया सर। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या करते हैं, हम एक बार बनाते हैं और उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कहलाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज भी फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए किया जाता है। तो कंपैरिजन करने की बात आएगी, अगर डेटा के कंपैरिजन करने की बात आएगी तो हम या तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करेंगे या फिर हम पाई चार्ट का यूज करेंगे। अगर कंपैरिजन ऑफ डेटा की बात आएगी या तो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करेंगे या फिर हम पाई चार्ट का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो यहां पे आपका ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन की थ्योरी जो है वो खत्म होती है। और दोस्तों इसमें एक चीज और, जैसे अगर हम बात करें, जो हमने डेटा लिया था, कहां लिया था, ये लिया है डेटा। अगर ये तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात हो गई, अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? रिलेटिव का मतलब परसेंटेज वाइज, माने पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 3, 8, 11, 12, 23, 10, 33, माने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गए 33। तो अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल, माने 3 डिवाइड बाय 33, 8 डिवाइड बाय 33, 12 डिवाइड बाय 33 और 10 डिवाइड बाय 33, और इन सबका टोटल कितना आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी।
frequency upon total frequency, that is always known to be the relative frequency. into 100 लगा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, अगर इनका टोटल करेंगे तो 1 आएगा, परसेंटेज का टोटल करेंगे तो 100 आएगा. दैट इज द टोटल स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. और इसमें से आपको 3 से 4 नंबर का पेपर 100% मिलने वाला है. तो जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं रिटन में दे सकता हूं आपको. तो बस आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा माने थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है बेटा जी, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. आज के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए. मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं. This is Komal Mishra of class 11. I am Mishra, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया. Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें. थैंक यू बच्चों.